हेलो एंड वेलकम टू द अमन लाइफ साइंस एकेडमी। स्वागत है आपका अमन लाइफ साइंस एकेडमी पे। यहाँ से हम लोग जर्नी शुरू करते हैं यूट्यूब का, और यहाँ हम लोग देखेंगे कि CSR नेट लाइफ साइंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करना है। तो इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक बहुत सिंपल तो नहीं कह सकते, बहुत अच्छी टॉपिक है जो कि आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग जो देखेंगे वो आपका फर्टिलाइजेशन होगा। ये हमारा अमन लाइफ साइंस एकेडमी है। मेरा नाम है पंकज अमन, ठीक है, और मैंने CSR नेट गेट क्वालिफाई किया है और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ से जो हम लोग शुरू करेंगे आपका फर्टिलाइजेशन का टॉपिक, तो शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन में जो मेनली हम लोग देखेंगे वो आपका होगा कि हमारा हेडिंग है, हम शुरू करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस फर्टिलाइजेशन में जो मेनली हम लोग देखेंगे, एक बार हम ओवरव्यू बता देते हैं इस पूरे टॉपिक का। तो इस टॉपिक में जो हमारा ओवरव्यू होगा वो होगा कि ये जो फर्टिलाइजेशन है, जैसे कि हम शुरू करेंगे आपको फर्टिलाइजेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग जो शुरू करेंगे वो होगा आपका यहाँ जो सबसे पहला चीज देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट। स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स, ठीक है, ये गैमेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम देखेंगे। जैसे कि गैमेट के स्ट्रक्चर में आप जानते हैं, स्पर्म देखेंगे, स्पर्म का फॉर्म मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे एग का क्या स्ट्रक्चर है, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों में देखेंगे। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड कुछ डिजीज वगैरह देखेंगे जो कि आपको CSR नेट में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, इसके बाद तो ये स्ट्रक्चर जैसे देखने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो होगा कि टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन कैसे टेक्स प्लेस करता है। दैट मीन्स कि अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन देखेंगे हम यहाँ। जैसे कि इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक, वो होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो हम लोग देखेंगे वो आपका होगा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो मेनली ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद जो हम देखेंगे वो आपका होगा कि फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक पोलीस्पर्मी, यानी कि हम लोग देखेंगे पोलीस्पर्मी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके CSR पॉइंट ऑफ व्यू से पोलीस्पर्मी। इस पोलीस्पर्मी में जो मेनली हम लोग जो देखेंगे वो होगा फास्ट ब्लॉक और दूसरा होगा आपका स्लो ब्लॉक। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग पोलीस्पर्मी में देखेंगे। तो ये हमारा एक तरह से ओवरव्यू होगा। इसमें भी बहुत सारे डिटेल्स में हम जाएंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में बहुत अच्छे जहां से CSR हर बार क्वेश्चन पूछता है वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग जो फर्टिलाइजेशन। इसमें जो होगा फर्टिलाइजेशन, आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है। ठीक है ना, कि कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना, टुगेदर टू बिगिन द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या है फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन? क्या कहता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू बिगिन the creation
ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कहता है कि जब जब दो गैमेट्स के फ्यूजन होता है अपोजिट सेक्स का, दैट मीन्स कि स्पर्म एंड एग, व्हेन स्पर्म एंड एग फ्यूज टुगेदर देन इट विल फॉर्म जाइगोट, एंड फ्रॉम जाइगोट द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है, यानी कि सर ये स्पर्म when meet with egg it will form जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। अब इस जाइगोट से आपको ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो जाइगोट का फॉर्मेशन, जाइगोट से फॉर्मेशन होता है, तो ये तो हम लोग 12th क्लास तक देखें। उसके बाद कहता है कि फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, व्हाई फर्टिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। तो फंक्शन की बात करें, जहां हम लोग फर्टिलाइजेशन की फंक्शन की बात करें कि क्यों फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, व्हाई इंपॉर्टेंट, तो उसमें दो चीजें हैं। फर्टिलाइजेशन से पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो गैमेट्स के थ्रू जो जीन का ट्रांसफर है, ठीक है ना, ये जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है, वो आपका कहीं ना कहीं एक पहला फंक्शन हो जाएगा। तो इट ट्रांसफर, पहला फंक्शन जो हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ जीन्स। क्या करता है, जीन्स को ट्रांसफर करता है। दूसरा जो आपका फंक्शन होगा वो आपका होगा कि ये मतलब कहीं ना कहीं से डेवलपमेंट को प्रोसीड करता है, प्रोसीड्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट को प्रोसीड करता है। तो मेनली दो फंक्शन है जो आपका कि कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन, और आफ्टर द फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इट विल फॉर्म जाइगोट दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये आपका फंक्शन हो गया। इसके बाद जो मेनली मेजर इवेंट्स हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, अगर मेजर इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स में आपका आ जाएगा कि ये जो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो इवेंट्स होते हैं ये हम देख लेते हैं। उसके बाद सीधे स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स पे आएंगे। तो मेनली जो इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन हम देख लेते हैं। इवेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो इवेंट होता है वो गैमेट का फ्यूजन होता है। लेकिन गैमेट के फ्यूजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मायने रखती है वो है आपका कि स्पीसीज स्पेसिफिक फ्यूजन। जो जब भी कोई स्पर्म किसी एग से फ्यूज करता है तो उसको स्पीसीज स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी होता है। दैट मीन्स कि फर्स्ट जो इवेंट होगा वो होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट का फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इस गैमेट के फ्यूजन में बहुत सारा ये रिक्वायरमेंट होगा। तो उसमें जो फ्यूजन होगा उसमें जो रिक्वायरमेंट होगा स्पर्म जो होगा स्पीसीज स्पेसिफिक, क्या होगा, स्पीसीज स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, पहला होगा। दूसरी जो होगा कि स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म तो है बट ये जो रिकॉग्निशन होगा वो डायनेमिक हो सकता है। तो इसमें जो होता है जो दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग, डायनेमिक रिकॉग्निशन, डायनेमिक रिकॉग्निशन, ठीक है। और जो तीसरा चीज है वो है आपका प्रोन्यूक्लियाई का फ्यूजन। दैट मीन्स कि इसमें जो फ्यूजन ऑफ गैमेट के अंदर जो सारा का सारा जो प्रोसेस आ रहा है वो आ रहा है कि फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। जो प्रोन्यूक्लियस होता है, मेल प्रोन्यूक्लियस या फीमेल प्रोन्यूक्लियस, उसका फ्यूजन जो होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस it will leads to the formation of zygote, and as the zygote forms the egg metabolism starts,
This point is very important just because we know that the female egg contains a lot of protein, tRNA, mRNA, and that's why it will leads to the formation of metabolism, and that metabolism is very important for the development of organism. That means कि ये जो होता है वो लीड करता है इनिशिएशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. ये क्या करता है? इनिशिएशन ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है, ये आपका हो गया. तो ये छोटे छोटे आपको पॉइंट्स हैं जो कि आपको फर्टिलाइजेशन के दौरान बड़ा ही इंपॉर्टेंट मतलब आपको याद रखना है. अब इसके बाद जो हम लोग जो देख रहे हैं उसमें होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन कैसे, मतलब क्या है स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट, गैमेट का स्ट्रक्चर क्या है. तो उसमें जो हम लोग देखेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है. एक स्पर्म का फॉर्मेशन एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है. ठीक है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन एक बहुत ही डायनेमिक है. तो इसमें जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट. स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट में जो पहला हमारा होगा वो होगा स्पर्म. ठीक है, ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एक सिंपल, आप जानते हैं कि प्राइमरी जो जर्म सेल्स होते हैं, प्राइमरी मेल जर्म सेल, वहां से कहीं ना कहीं स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होता है. तो जब स्पर्म का फॉर्मेशन हम देखेंगे तो उसमें जो होगा सबसे पहला जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि किसी भी सेल के अंदर, एक जो नॉर्मल सेल के अंदर जो हम देखते हैं, ये नॉर्मल सेल हम बना के देखते हैं, ये हमारा एक नॉर्मल सेल हो गया. ठीक है, इस नॉर्मल सेल में आप जानते हैं एक न्यूक्लियस होगा. ठीक है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि ये गोल्जी अपैरेटस है. ठीक है, ये गोल्जी है. ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ सेंट्रियोल भी होता है. ठीक है, तो ये सेंट्रियोल, और उसके बाद इस स्पर्म में बहुत सारे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होंगे आपको. ये सारे के सारे क्या है? ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है, तो एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग. तो ये क्या है आपका? ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये आपका हो गया गोल्जी. ठीक है, ये आपका हो गया न्यूक्लियस. ठीक है, और ये आपका हो गया सेंट्रियोल. ठीक है, इसके अलावा आप देखिएगा कि कुछ बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे आपको राइबोसोम्स भी मिल जाएंगे. ये छोटी छोटी आपको राइबोसोम्स मिल जाएंगे, राइबोसोम्स. ठीक है, अब यही जो सेल है वो फर्दर फॉर्मेशन शुरू करता है. तो आप जानते हैं कि यहां से जो शुरू होता है फॉर्मेशन, ये मान लीजिए नेक्स्ट सेल है. ठीक है, और इसमें भी वो आपका न्यूक्लियस आ गया, इसमें भी आपका ये न्यूक्लियस आ गया. इस न्यूक्लियस के अराउंड हम आपको बताए थे कि गोल्जी अपैरेटस है. ठीक है ना, ये गोल्जी है. गोल्जी से ही आपका एक्रोसोम का फॉर्मेशन शुरू होता है. दैट मीन्स कि ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, वो क्या है? वो एक्रोसोम है. और ये एक्रोसोम जो होगा वो कहीं ना कहीं से जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्जी अपैरेटस से होता है. साथ ही साथ यहाँ जो सेंट्रियोल था आपका, ये सेंट्रियोल जो होता है वो लीड्स करता है एक फॉर्मेशन के जिसको बोलते हैं फ्लैजिलम. और आपका पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है ही है. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फ्लैजिला का फॉर्मेशन करता है. तो जो नया चीज है फ्लैजिला. ठीक है, और जो एक नया चीज है वो है आपका एक्रोसोम. ठीक है, तो आप जान गए कि जो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, एक्रोसोम का जो ओरिजिन होता है वो आपका गोल्जी अपैरेटस है. एंड जो फ्लैजिला होता है, स्पर्म के जो टेल में जो फ्लैजिला होता है, जो कि कहीं ना कहीं मूवमेंट के लिए आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, वो है आपका फ्लैजिला. ठीक है, तो ये फ्लैजिला जो है वो कहीं ना कहीं से आपका सेंट्रियोल से फॉर्मेशन होता है. ये जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन, आगे चल के इस स्पर्म को एक स्ट्रीमलाइन प्रोवाइड करता है. दैट मीन्स कि अगर बात करें तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका अंदर यहाँ न्यूक्लियस हो जाएगा, यहाँ ये न्यूक्लियस हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपका ये मिडिल पीस हो जाएगा, इसमें मिडिल पीस हो जाएगा, ये फ्लैजिला हो जाएगा, ये यहाँ मिडिल पीस हो जाएगा. बहुत सारे आपके माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ मिल जाएंगे.
और यहाँ पे आपका एक्रोसोम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, दैट मीन्स कि इसको बोले ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक्रोसोम हो गया, ठीक है। और ये आपका मिडिल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे फ्लैजिला, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्रोसोम और फ्लैजिला के बारे में। आप जानते हैं कि जो एक्रोसोम होता है वो एक्रोसोम होता है जो एग के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का होमोलोगस होता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के होमोलोगस होता है। यहां लिख देते हैं होमोलोगस, ठीक है, होमोलोगस। अब बात करते हैं, ये जो कॉर्टिकल एक्रोसोम होता है ये बहुत सारे एंजाइम्स को कंटेन करता है, कंटेन्स न्यूमरस एंजाइम्स, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ साथ ये जो एंजाइम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व करते हैं, जैसे लाइसोजाइम वगैरह होता है इसमें, तो ये कहीं ना कहीं एग मेम्ब्रेन को ये डिसॉल्व करता है। अब बात करते हैं फ्लैजिला की। तो फ्लैजिला में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है इसका मोटर प्रोटीन। फ्लैजिला का जो मोटर प्रोटीन होता है, मोटर प्रोटीन, इस मोटर प्रोटीन को बोलते हैं, इस मोटर प्रोटीन को बोलते हैं हम लोग एक्सोनिन। ये एक्सोनिन जो होता है इसका जो अरेंजमेंट होता है ये माइक्रोफिलामेंट्स का बना होता है, और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो आपका जानते हैं 9+0 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। यानी कि 9 डबलेट्स का बना होता है। यानी कि आप जो अगर सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है, 1 7 8 9, ठीक है। और इस पे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है। ये डबलेट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, डबलेट्स हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं से डबलेट्स हैं। और इसके अंदर ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डाइनिन। ये कहीं ना कहीं यहीं से डाइनिन होता है, यही डाइनिन होता है, ये इसको बोलते हैं डाइनिन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहां से एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है, हम आपको बताएंगे। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको नाम देते हैं डायनिन, ठीक है। ये जो डायनिन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस डायनिन में आपको देखने को मिलेगा कि डायनिन जो होता है इसके पास एटीपीएज एक्टिविटी होता है। इसके पास क्या होता है, एटीपीएज एक्टिविटी होता है, ठीक है ना। डायनिन एक एंजाइम है जिसके पास एटीपीएज एक्टिविटी है, और ये क्या करता है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है और केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सो दैट अगर हम बात करें कि डायनिन जो है वो बड़ा ही फंक्शनल पार्ट है आपके स्पर्म के फ्लैजिला का, और ये डायनिन क्या करता है, कहीं ना कहीं एटीपी को ब्रेक डाउन करके केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये केमिकल एनर्जी जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तभी जाके स्पर्म का जो होता है वो प्रोपल्सन शुरू होता है। यानी कि स्पर्म का जो प्रोपल्सन है वो आपको शुरू होगा विद द हेल्प ऑफ डायनिन। डायनिन जो होगा वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा, और आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी इट विल गिव्स ए मैकेनिकल फोर्स टू प्रोपेल द स्पर्म टुवर्ड्स फॉरवर्ड, ठीक है। अब देखिए यहां जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप देखिएगा, यहां पे क्या होता है कि अगर डायनिन जो होता है वो नॉन फंक्शनल हो गया, यानी कि डायनिन में कहीं ना कहीं से फंक्शनल लॉस हो गया, यानी कि अगर नॉन फंक्शनल हो गया डायनिन तो ये एक डिजीज कॉज करता है। दैट मीन्स कि ये एक डिजीज कॉज करता है। वो नॉन फंक्शनल होने के कारण स्पर्म जो हो जाता है, स्पर्म इमोटाइल, ठीक है। स्पर्म क्या हो गया, इमोटाइल हो गया। और जब स्पर्म इमोटाइल हो गया तो एक सिंड्रोम का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं जेनेटिक सिंड्रोम का फॉर्मेशन करता है, जेनेटिक सिंड्रोम। दैट सिंड्रोम इज नोन एज कार्टा जेनर
सिंड्रोम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, आपको पहले भी CSIR नेट में पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जाएगा कि ड्यू टू फंक्शनल लॉस ऑफ डायनिन a genetic syndrome is caused, that syndrome is known as Carter-Jenner syndrome। और इस कार्टा-जेनर सिंड्रोम जब किसी भी मेल या फीमेल में होता है तो उसके लिए कुछ आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। वो सिम्टम्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, वो आप देख लीजिए। वो सिम्टम्स क्या है? तो वो सिम्टम्स कहता है कि अगर कार्टा-जेनर सिंड्रोम आपको मेल में मिले, अगर कार्टा-जेनर सिंड्रोम मेल में मिला तो मेल क्या हो जाएगा? अगर ये आपको मेल में मिला तो ये मेल क्या हो जाएगा? मेल इनफर्टाइल हो जाएगा, इनफर्टाइल मेल हो जाएगा। ठीक है, ये इनफर्टाइल होगा ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन इन फ्लैजिला, यानी कि फ्लैजिला जब मूवी नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स कि स्पर्म का मूवमेंट नहीं होगा और स्पर्म का मूवमेंट नहीं होगा तो मेल इनफर्टाइल हो जाएगा। लेकिन एक और केसेस मिलता है कि फीमेल में भी ऐसा हो जाता है। तो आपका सवाल होगा कि सर स्पर्म तो फीमेल में मिलता नहीं है, तो फिर ये सिंड्रोम फीमेल में कैसे होता है? तो फीमेल के बहुत सारे फ्लैजिला, शरीर के जितने भी फ्लैजिला और सीलिया होते हैं वहां पे फंक्शनल लॉस हो जाएगा। अब अगर फीमेल में हुआ तो वहां पे चांसेस है ब्रोंकियल इन्फेक्शन का। ब्रोंकियल इन्फेक्शन जो होता है वो वहां कॉज होता है, यानी कि आपका रेस्पिरेटरी ट्यूब में जितने सीलिया और फ्लैजिला मिलेंगे वहां पे आपको ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद की बात करें तो इसके अलावा ऐसे जो जिनको कार्टा-जेनर सिंड्रोम होता है, ऐसे मेल या फीमेल को जिनको कार्टा-जेनर सिंड्रोम है, उनमें एक कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं साइनस इन्वर्टस। ठीक है, ये साइनस इन्वर्टस क्या कहता है कि वैसे मेल या फीमेल, किसी में भी, मेल में भी या फीमेल में, जिनको कार्टा-जेनर सिंड्रोम है, ठीक है ना, उनका हार्ट जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही वो राइट शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है? हार्ट जो होता है वो राइट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये हार्ट जो होता है उनका राइट शिफ्ट होता है। फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल। ये जो है आपको यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये साइनस इन्वर्टस है ये कैसे होता है, या आपका यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि ये कार्टा-जेनर सिंड्रोम क्या है और कैसे आपका टेक्स प्लेस होता है, वह कैसे होता है। तो ये जो चीजें जो है वो स्पर्म से रिलेटेड जो भी हैं ये यहाँ है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो इसके अलावा बात करेंगे हम लोग आपको एक और गेमिट का, जो गेमिट है आपका, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। सिंड्रोम, कार्टा-जेनर सिंड्रोम यहाँ आता है। इसके अलावा जो बात करेंगे दूसरा जो गेमिट है हमारा वो है हमारा ओवम कहिए या एग कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे मिसकंसेप्शन होता है कि कब किसी फीमेल गैमेट को हम ओवम कहेंगे और कब एग कहेंगे, ये हम कंफ्यूजन है यहाँ आज क्लियर कर देंगे। और इसके अलावा जो आपके बहुत सारे जो डाउट होंगे एग के स्ट्रक्चर में, इनवर्टिब्रेट्स में कैसा स्ट्रक्चर होता है, वर्टिब्रेट्स में कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो आज कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपका कंफ्यूजन है ये एग से रिलेटेड, तो एग जो है आप स्ट्रक्चर सिंपल से देख लीजिए। ये जो आपका ये जो एग है, जैसे कि मान लीजिए ये एग हो गया या ओवम कहिए, डेवलपिंग एग कहिए या ओवम कहिए। तो इस एग में जो लेयर्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो इसके ऊपर एक लेयर मिलता है जिस लेयर को बोलते हैं विटेलाइन एनवेलप। ठीक है, ये क्या है? ये है विटेलाइन एनवेलप। ठीक है, इसके अलावा एक जेली लेयर मिलता है इसके ऊपर। ये पूरे का पूरा क्या है? एक जेली लेयर है। ठीक है, वो हम आपको पूरे का पूरा दिखा देंगे। ये एक जेली लेयर हो गया और इसके अंदर ये जो आपका फीमेल प्रोन्यूक्लियस रहता है।
दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये हो गया आपका जेली लेयर, सॉरी ये जेली लेयर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के बाद जो होता है ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें देखिएगा, अब एक बात आती है कि इस सेल मेम्ब्रेन या एग मेम्ब्रेन के बाद ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये वेरी करता है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में। अगर इनवर्टिब्रेट की बात करें तो वो आपको सेल मेम्ब्रेन की जगह पे आपका वो विटालाइन मेम्ब्रेन ही मिलेगा, लेकिन अगर सॉरी आपको अगर वर्टिब्रेट की बात करें, अगर ये फिगर ओवम की बात करें, ओवम, तो इसमें क्या है कि आपको अगर वर्टिब्रेट की बात करेंगे तो वर्टिब्रेट में एग मेम्ब्रेन के साथ साथ यानी सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ विटालाइन मेम्ब्रेन भी आपको मिलता है और आपको इसके साथ साथ जेली लेयर मिलता है। लेकिन जेली लेयर जो होता है वो आपको दो भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। जेली लेयर के आगे जो होता है वो कोरोना रेडियाटा होता है। फर्स्ट लेयर जो होते हैं, ये जो होते हैं यहाँ पे, ये जो होते हैं ये कुछ सेल्स डिपॉजिट होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा, इनको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा, ठीक है। और इसके ऊपर जो होते हैं कुछ सेल्स होते हैं, ये छोटी छोटी सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं वो आपको कहलाते हैं क्यूमुलस लेयर, ठीक है ना। ये होते हैं क्यूमुलस, ठीक है, इनको बोलते हैं क्यूमुलस। क्यूमुलस जो होता है वो होते हैं डेवलपिंग एग्स या ओवम कह सकते हैं, डेवलपिंग ओवम या एग्स कह सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं, यानी कि आपको जो जेली लेयर होता है उसमें क्या क्या मिलता है, कोरोना रेडियाटा और आपका होता है क्यूमुलस लेयर, ठीक है। ये आपको वर्टिब्रेट्स में ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब स्पेशलिटी की बात करें तो हम बात करेंगे कि एग की स्पेशलिटी क्या है। तो एग की स्पेशलिटी अगर हम देखें, एग की कुछ स्पेशलिटी होता है जो कि स्पर्म से बहुत ही डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो होता है वो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक्सक्लूड कर देता है अपना, और उसके अंदर कुछ ही जो चीजें हो रहती है जैसे सेंट्रियोल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, फ्लैजिला हो गया, यही मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको एग के बाद एग के पास पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म होती है, यानी कि एग के जितने भी साइटोप्लाज्म होते हैं वो आपको इंटेक्ट मिलता है और स्पर्म में नेग्लिजिबल साइटोप्लाज्म होता है। तो फिर साइटोप्लाज्म का कारण क्या है, क्यों कारण है कि साइटोप्लाज्म लेके आता है? तो ये एग साइटोप्लाज्म लेके आता है, इसलिए आता है क्योंकि ये नॉन मोटाइल है एग, तो इसको मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म लेके आना पड़ता है। और उधर से स्पर्म जो है वो मोटाइल है, तो उसको उस स्पर्म को मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एक्सक्लूड करने का कारण ये बना क्योंकि उसको बहुत ट्रेवल करना है, पाथ ट्रेवल करना है, तो इसलिए वो ड्यूरिंग इवोल्यूशन क्या किया, अपने साइटोप्लाज्म को एक्सक्लूड कर दिया। अब इस साइटोप्लाज्म में यानी कि एग का जो साइटोप्लाज्म है, एग के साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि मिलते हैं, लेकिन इस प्रोटीन को जानने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म जो होता है कब, ये जो डेवलपिंग एग होते हैं वो कब आपको ओवम कहलाएंगे और कब एग कहलाएंगे, ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एग हो गया, ठीक है, ये एग जो हुआ, अब इसको प्रोजेस्टेरोन जैसे कि डेवलपिंग एग को जो होता है, ये जो आपका मान लीजिए ये ओवम है, ठीक है, ठीक है। ये ओवम जो होता है वो किसी भी ओवम में क्या होता है कि जब वो
मैच्योरिटी अटेन करता है यानी कि प्यूबर्टी स्टेज में आता है, तो उसको प्रोजेस्टेरॉन मिलना शुरू होता है। क्या मिलना शुरू होता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन ये फर्स्ट अपना मियोसिस कंप्लीट करता है, यानी कि ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन क्या हुआ, ये अपना फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करेगा, यानी कि ये अपना यहाँ पे जो क्या होगा वो मियोसिस 1 में आ जाएगा। ये मियोसिस 1 में आ जाएगा। मियोसिस 1 में जैसे आया तो इसका फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट पोलर बॉडी निकला। ठीक है, पहला पोलर बॉडी आपका यहां निकल गया। उसके बाद ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी निकला, इसके बाद जो डेवलपमेंट होता है तो ये अनटिल अनलेस तब तक यहाँ आपका अरेस्ट रहेगा जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं आती, यानी कि इसको स्पर्म नहीं मिलता है। तो यानी कि जैसे ये स्पर्म ये जो फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करता है, सॉरी ये फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करने के बाद यहाँ फर्स्ट हो गया, उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा और ये मियोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज में, मियोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज में ये आगे अरेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अरेस्ट हो गया। ठीक है, ये अरेस्ट हो गया, ये आया अरेस्ट हुआ, यानी कि ये अरेस्ट हुआ तो ये कब आगे बढ़ेगा? अनटिल अनलेस जब इसके पहले, यानी कि बात करें तो यहां से यहां तक के कंडीशन को हम इसको ओवम कह सकते हैं, ये ओवम कहते हैं। लेकिन जस्ट इसके बाद मियोसिस 2 के बाद या मियोसिस 2 के स्टेज में ही इसको हम एग कहना शुरू कर देते हैं। ये यहीं से हम इसको एग कहना, यानी कि मियोसिस 2 के पहले हम इसको ओवम कहेंगे और मियोसिस 2 के बाद या मियोसिस 2 के स्टेज में हम इसको एग कहने लगते हैं। एग कहने का मतलब है कि वो डेवलपिंग ओवम जो कि आपको फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी रखता है, और ये फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी कब रहेगा? जब फर्स्ट पोलर बॉडी इसका रिलीज हो जाएगा तब। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये एग के कंडीशन में आ गया। अब यहां से जैसे वो स्पर्म आएगा, जैसे स्पर्म आएगा, ठीक है, जैसे ये स्पर्म इसको थोड़ा सा स्टिमुलस दिया तो ये अपना सेकेंड पोलर बॉडी निकाल देता है। पहला तो यहाँ था ही, ये दूसरा भी आ गया। ठीक है, दूसरा आने के बाद ये दोनों के दोनों क्या है? पोलर बॉडीज हैं। ठीक है, ये अब ये हो गया, ये स्पर्म आया तो ये हो गया जायगोट। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ये स्पर्म आने से स्पर्म आके फ्यूज कर गया है, स्पर्म आके ये फ्यूज कर गया। ठीक है ना, अब ये जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा ये मियोसिस। कब ओवम कहेंगे, कब एग कहेंगे, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे कि ये आपका जो पूरा का पूरा ये है कुछ स्पेशलिटी रखता है, यानी कि कुछ जो आपका ये जो एग होता है, डेवलपिंग एग, उसके पास कुछ साइटोप्लाज्म में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एग की साइटोप्लाज्म को अगर हम देखें, एग साइटोप्लाज्म, तो उसमें आपको सबसे पहला जो चीज मिलेगा वो न्यूट्रिटिव मटेरियल, न्यूट्रिटिव मटेरियल। क्योंकि डेवलपिंग एग जो आता है या जाइगोट एग जो आता है वो पूरी की पूरी तैयारी के साथ आता है, अपने यॉक लेके आता है, और यही यॉक जो होता है, यही यॉक जो होता है वो आपका न्यूट्रिशन कॉज कंटेन करता है। और ये पूरी की पूरी न्यूट्रिशन जो होती है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के दौरान, एग के डेवलपमेंट के दौरान या आपको जायगोट के डेवलपमेंट के दौरान यूज होती है। दूसरा जो चीज होता है, ये आपको दूसरा जो चीज लेके आता है वो होता है आपको राइबोसोम प्लस टीआरएनए। जो दूसरा चीज जो लेके आता है वो होता है राइबोसोम प्लस टीआरएनए। ये राइबोसोम और टीआरएनए जो तो बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे टीआरएनएज होते हैं। ये बहुत सारा राइबोसोम और टीआरएनए क्या करता है कि ये जो इसके साथ एमआरएनए भी आता है, ये तीसरा जो है वो आपको एमआरएनए आता है।
ठीक है। ये जो mRNA आता है, इस mRNA को ट्रांसलेट करने में, यानी कि बर्स्ट ऑफ जो mRNA आता है उसको ट्रांसलेट करके और उसको प्रोटीन बनाने में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो चौथा चीज लेके आता है वो होता है मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स। मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स, ये मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? ये मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स बहुत सारे सिग्नलिंग में काम आते हैं, यानी कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये सिग्नलिंग की भी जरूरत पड़ती है। या आप कहें कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इट अंडरगोज क्लीवेज, और जब क्लीवेज की तरफ जाएगा तो उस समय आपको सिग्नलिंग की जरूरत पड़ती है, यानी कि जब दो सेल्स बनेंगे तो उस दौरान सिग्नल का मतलब एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करेंगे, और जब कम्युनिकेट करेंगे तो आपको मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स का जरूरत पड़ेगा। इस मॉर्फोजेनेटिक फैक्टर्स में बहुत सारे पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं इसमें जो होते हैं, इसमें बात करेंगे बहुत सारे पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेशन वगैरह में ये काम आते हैं। तो ये या ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में काम आते हैं। तो ये मेनली चार चीज होती है। इसके अलावा जो होता है वो पांचवा चीज जो होता है बहुत ही कहिए इसको प्रोटेक्टिव केमिकल्स लेके आता है। ये प्रोटेक्टिव केमिकल्स जो होते हैं, ये प्रोटेक्टिव केमिकल्स क्या करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो एग होता है वो बहुत ही, वो समझिए कि नॉन मोटाइल होता है, ये पूरी तरह नॉन मोटाइल होता है। अब इस नॉन मोटाइल एग को अपना प्रोटेक्शन करना है, क्योंकि प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन करना है। ये तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के समय भी बात कर रहे हैं। तो जब प्रोटेक्शन हमको करना है ये एग का, तो उस दौरान वो बहुत सारा प्रोटेक्टिव केमिकल्स लेके आता है जिससे प्रेडेटर से वो बच पाता है। ये भी CSIR में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रोटेक्टिव केमिकल्स जैसे अल्ट्रावायलेट फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रे का फिल्टर वो लेके आता है। इसके अलावा बहुत सारे टॉक्सिक जो चीजें होती हैं अदर स्पीसीज के लिए वो लेके आता है, जिससे दूसरे वो स्मेल वगैरह जो होते हैं वो सेंटेड कुछ केमिकल्स लेके आता है, जिससे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है उस एग को वो इनगल्फ नहीं कर पाता है या उससे थोड़ा सा दूर रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें एग के साइटोप्लाज्म में आपको ये मिलता है। इसके बाद अगर एग साइटोप्लाज्म की बात कर लिए तो इसमें हमको जो मिलता है, ये जो एग का जेली लेयर होता है वो हम आपको बता चुके हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन जो होता है उसके ऊपर, विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें विटेलाइन मेम्ब्रेन की, ठीक है, ये यहां हम बताते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा विटेलाइन मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये विटेलाइन मेम्ब्रेन जो होता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन की बात करें तो इस विटेलाइन मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे आपको केमिकल्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन वगैरह में काम आता है। यानी कि अगर विटेलाइन मेम्ब्रेन की बात करें तो इट contains several ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं स्पर्म एग रिकॉग्निशन में, ठीक है, स्पर्म एग रिकॉग्निशन में। जैसे कि बहुत सारे विटेलाइन मेम्ब्रेन पे आपको देखने को मिल जाएगा रिसेप्टर होंगे, जैसे EVR रिसेप्टर हो गया विटेलाइन मेम्ब्रेन पे, इसको कहीं ना कहीं से वो आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो होता है स्पर्म का वो रिकॉग्नाइज करता है, या जोना पेलुसिडा का जो लेयर होता है उस पे आपको बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलेंगे। तो
तो ये सारा का सारा जो होता है आपको कहीं ना कहीं से मिलता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया। अब इस एग के अंदर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जिसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ये क्या होता है, एग का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। ये छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स हैं, इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इनको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। यानी कि कॉर्टेक्स क्या कंटेन करता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें तो स्लो ब्लॉक फर्टिलाइजेशन में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज वेल एज फास्ट ब्लॉक में भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होता है, सबसे पहली बात कि ये गोल्जी डेराइव्ड होता है, ये गोल्जी डेराइव्ड होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें तो ये होमोलोगस होता है एक्रोसोमल वेसिकल के, होमोलोगस टू एक्रोसोमल वेसिकल, ये एक्रोसोमल वेसिकल के होमोलोगस होता है। इसके साथ साथ ये जो होता है वो बहुत सारे कंटेंट्स म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड हाइलाइन प्रोटीन, ये बहुत सारे म्यूकोपॉलीसैकेराइड और हाइलाइन प्रोटीन या एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स को कंटेन करता है। ये क्या करता है, और बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होता है एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स को कंटेन करता है। तो पहला पॉइंट जो है ये आपका गोल्जी डेराइव्ड है। दूसरा है ये होमोलोगस है एक्रोसोमल वेसिकल के। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ये कंटेन करता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्लस हाइलाइन प्रोटीन, और इस म्यूकोपॉलीसैकेराइड और हाइलाइन प्रोटीन के साथ साथ ये एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ये जो आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो कहीं ना कहीं से अगर फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो एक सिग्नलिंग स्टार्ट होता है, वो कैल्शियम जी प्रोटीन सिग्नलिंग। और जी प्रोटीन सिग्नलिंग क्या करता है कि ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को बर्स्ट कराता है। जीपीसीआर शुरू होता है, और हम आपको वो उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर आगे ही पढ़ाएंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या फास्ट ब्लॉक या पॉलीस्पर्मी जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। तो ये जो जीपीसीआर होता है वो कहीं ना कहीं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फ्यूजन शुरू कर देता है, और जैसे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फ्यूजन शुरू होता है ये सारे के सारे जो केमिकल्स होते हैं, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाइलाइन प्रोटीन एंड एज एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन, ये रिलीज हो जाते हैं। कहाँ पे, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। और जैसे ये रिलीज होते हैं ये एक्टिन प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, यानी कि पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाता है। तो ये कब होता है, जैसे फर्स्ट स्पर्म की एंट्री होती है ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फ्यूजन होना शुरू हो जाता है, और पूरे का पूरा तरह से एक तरह से हाइलाइन प्रोटीन का एक लेयर बन जाता है जो कि फर्दर किसी भी स्पर्म को पेनिट्रेट करने से रोकता है। समझ में आया? तो ये आपका कहीं ना कहीं से ये है। इसके अलावा जो दो लेयर्स हैं वो है जोना पेलुसिडा, जैसे कि हम आपको बताए हैं कि जोना पेलुसिडा जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वेलप है, यानी कि यहीं पे कहीं जोना पेलुसिडा के इसी जस्ट ऊपर में यहाँ पे ये जोना पेलुसिडा जो लेयर होता है वो हम आपको बहुत डिटेल में जोना पेलुसिडा के बारे में बताएंगे। वो जो होता है वो स्पर्म रिकॉग्निशन के दौरान बहुत ही हेल्प करता है। इसके साथ कोरोना रेडिएटा जो हम आपको बता दिए हैं ये होता है। तो ये आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड स्पर्म हुआ। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और ये पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन का जो सीरीज खत्म होगा तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका फर्टिलाइजेशन का ये पहला वीडियो है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला वीडियो।